हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें बात करनी है ये कंडक्टिविटी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक छोड़ा था। कंडक्टिविटी का ये जो टेबल था वो हमने डिस्कस नहीं किया था। अब देखो ये टेबल हमें क्या समझाता है कि अलग अलग मटेरियल आपके पास अगर हो तो उन अलग अलग मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देने की टेंडेंसी कितनी होगी। यहाँ पे वैल्यू कोई देखो, सिर्फ जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कंडक्टेंस ज़्यादा शो करेगा, जिसकी वैल्यू बहुत कम है वो कंडक्टेंस को कम शो करेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं अगर देखूँ तो देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सोडियम के केस में मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है 10⁻3, मतलब अच्छी बात है। कॉपर के लिए 10⁻3, ये भी अच्छी बात है। ये सब मेटल की 10⁻3 की वैल्यू है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन दैट दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, ये यूनिट चाहे बोल भी हो हमारे पास, साइमन मीटर इनवर्स वाला यूनिट था, बट जो पावर होता है वो देखो 10⁻3 है, तो इट विल बी गुड इनफ। उसी टाइम अगर मैं कुछ दूसरे मटेरियल की बात करूँ, जस्ट लाइक ग्लास एंड टेफ्लॉन, ते है वो वैल्यू ऑफ 10⁻16। देखो यहाँ पे गौर से आप ग्लास की वैल्यू देखोगे 10⁻16 है। उसका सिंपल मतलब ये होगा कि ये टोटली इंसुलेटर का काम करेगा। कुछ सेमीकंडक्टर्स भी हमारे पास दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब ये कंडक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका कंडक्टेंस ज़्यादा शो होगा। अब हमें समझना होगा कि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कैसे ये डिसाइड होगा। आप बोल देते हो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, वो हमें कैसे पता लगेंगे, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। ओके फाइन, चलो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में और प्रेशर के बारे में। क्या बात है भाई, देखो ये जो आपकी कंडक्टिविटी है ये 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी। कौन कौन से 3 पैरामीटर? नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीनों अगर आपको पता लग गए तो आपको पता लग जाएगा कि वो कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर। तो देखो 3 मटेरियल होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तीनों के बारे में हमको समझना है। तो देखो आपके पास जो कॉपर वायर होता है, फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है वो कॉपर वायर है, सेकंड आपके पास सिल्वर वायर है और थर्ड आपके पास एल्यूमिनियम एलॉय है। ये सब कंडक्टर के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट हो गया हमारे पास, कार्बन ब्लैक हो गया और कंडक्टिंग पॉलीमर हो गए। ये सब हमारे पास एग्जांपल किसके थे? ये सब हमारे पास कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो ग्लास मटेरियल है इंसुलेटर के फॉर्म में काम करेगा, सिरेमिक इंसुलेटर्स होते हैं, ये सब क्या है, कंडक्टेंस नहीं करेंगे। बट कॉपर मटेरियल के जैसा ही मटेरियल आता है हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल्स, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो हमारे पास सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेंगे। और एग्जांपल के फॉर्म में देखो सिलिकॉन हो गया, डोपेड सिलिकॉन हो गया, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर, और लास्ट में गैलियम आर्सेनाइड का एलॉय जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये सब जो मटेरियल हमारे पास है उन सब का बिहेवियर ये होगा कि वो दोनों की तरह बिहेव करेंगे। फाइन, कुछ मटेरियल है हमारे पास जो सुपर कंडक्टर भी बनेंगे। अब देखो एक बात इंटरेस्टिंग है, समझो यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी। व्हाट डज इट सिंपली मीन? देखो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले कुछ मटेरियल देखे थे जो आपके पास सिलिकॉन, ड्रॉप सिलिकॉन या फिर गैलियम आर्सेनाइड थे। वो सब क्या थे? सुपर कंडक्टर थे। मतलब इनका जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। आपने यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ तक एंड तक गया, जितना भेजा था उतना ही मिला। हालांकि आज की डेट में कुछ अलग हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे 10 वोल्ट का पावर चाहिए तो सबस्टेशन से 20 वोल्ट का पावर आएगा। 20 वोल्ट का पावर होगा वो 10 में कन्वर्ट होगा, है ना, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। जबकि ये सुपर कंडक्टर आप यूज़ करोगे तो उसमें जितना पावर आपने इस एंड से डाला होगा सेम पावर आपको सामने वाले एंड पे मिलेगा। इट इज़ अबाउट द गुड कंडक्टर। यू शुड रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द गुड कंडक्टर। फर्स्ट वन इज अ सिलिकॉन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वी हैव अ डोप्ड सिलिकॉन, मतलब एन टाइप, पी टाइप, ये सब सेमीकंडक्टर्स हमने देखे थे। ऐसे डोपिंग वाले सेमीकंडक्टर्स होंगे वो भी सुपर कंडक्टर का काम करेंगे। और थर्ड गैलियम आर्सेनाइड, हमने गैलियम ले लिया, आर्सेनियम ले लिया, दोनों का मिक्सचर बना दिया, ये भी एक टाइप का डोपिंग सेमीकंडक्टर बनेगा। फाइन, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द सुपर कंडक्टर्स। नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी। उनका जो रो की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। और इन अदर टर्म यू मे से दैट इट इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम कंडक्टेंस या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, उसकी कपा की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। देखो कुछ एग्जांपल और हम देखते हैं।
येरेमियम बट्रियम का जो एग्जाम्पल था वो हमारे पास वेल नोन है। जस्ट वेट अ मिनट। आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपके पास यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये एक सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। दूसरे कुछ यहाँ पे आपको देखो टेबल में मटेरियल दिए हुए हैं, ये जो टेबल में मटेरियल दिए हुए थे वो सब भी आपके पास किसके एग्जाम्पल थे? ये सारे के सारे मेरे पास ऐसे मटेरियल है जो अच्छी कंडक्टिविटी दिखाते हैं एट अ लो टेम्परेचर। देखो यहाँ पे गौर करना होगा आपको लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर बनते हैं। अब मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये दोनों को समझना है। देखो मेटल को आप रख दोगे कोई भी सर्किट के अंदर तो वो करंट फ्लो होने देगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नया सीखने लायक बात नहीं है। इसमें कंडक्टेंस वाकई में होता कैसा है वो हम समझेंगे। समझिए, मैंने एक वायर कंडक्टर जैसा ले लिया, उसके दोनों एंड पे मैंने बैटरी अटैच कर दी, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड थर्ड टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। ये 3 पैरामीटर के ऊपर उसका कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। फाइन, कौन कौन से 3 पैरामीटर थे? देखो, एक नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मेटल्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, पहली बात तो नेचर पता होनी चाहिए, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, उसके बेसिस पे उसकी कंडक्टिविटी वेरी करेगी, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, सिंपल क्यूबिक सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल या फिर फेस सेंटर क्यूबिक सेल, तो ये दूसरा उसका क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का टाइप हो गया। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम के अंदर कितना है 1, मैग्नीशियम के अंदर कितना है 2, Fe के अंदर कितना होता है 5 5 4 4। फाइन, ऐसे जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फाइन, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्टिंग है हमारे पास, इट इज़ अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना कम रखोगे उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? रेजिस्टिविटी के ऊपर से। अब समझिए, हम पहले देखते हैं कि प्योर वाटर की कंडक्टिविटी कैसे होगी। ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो प्योर वाटर है वो आपका कंडक्टेंस शो नहीं करता, जो कंडक्टेंस शो करेगा वो कौन होगा? आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो। प्योर वाटर के लिए H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे वो दोनों सेम है, 10⁻⁻7 तक जितना जाएगा उसमें दोनों ही H+ और OH- के आयन होंगे, वो कितने होंगे? 10⁻⁷ मोलर जितने। तो इससे हमारे पास जो K की वैल्यू आएगी वो होगी 3.5 × 10⁻⁻5। K मतलब क्या? यहाँ पे कप्पा है ना, K का कन्फ्यूज़न मत करना। कप्पा की वैल्यू कितनी है? 3.5 × 10⁻⁻5 सीमेंस मीटर इनवर्स। अब देखो, अगर आपने इसमें नमक डाल दिया, हमने पानी लिया था, पानी में हमने टेबल सॉल्ट डाल दिया, अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंडक्टिविटी देखोगे तो ड्रास्टिकली जंप करेगी, फिर ना। पहला इतनी कंडक्टिविटी थी तो अब इतनी ज़्यादा हो गई, अब बल्ब स्टार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे पॉइंट समझना क्या है आपको, सॉरी, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस। हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन गोल यहीं पे होगा। हम क्या करेंगे? एक पानी का बीकर ले लिया, है ना, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट से यहाँ पे हमने पानी का जार भर लिया हुआ है, इसमें पानी भरने के बाद हम इसमें नमक वगैरह डालेंगे, टेबल सॉल्ट या कुछ भी डाल दिया हमने, फिर इसको मिक्स कर दिया, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐड कर देंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वहाँ पे कितना कंडक्टेंस हो पा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे बीकर में दिखाया हुआ है। फाइन, यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो नीचे आपको बीकर में इमेज वगैरह दिख रही है, वो आपको दिखाएंगे कि कितना कंडक्टेंस हो रहा है। अब हमें इस चैप्टर में आगे यही कंडक्टेंस को समझना होगा। हम ये समझेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो कैसे वेरी करता है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें आज पढ़ना क्या होगा? आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में। उसके जो 4 पैरामीटर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आज हम उसी बात को आगे लेकर के जाएंगे, डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे। कंडक्टिविटी समझेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, साइज ऑफ द रिजल्टिंग आयंस के ऊपर, सॉल्वेशन ऑफ आयंस के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर और फाइनली टेम्परेचर के ऊपर। ये पांचों के पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास जो कंडक्टेंस शो होगा पानी और सॉल्ट को मिक्स करने पे, वो किस किस बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट कंपलसरी है जो आपको पता होना चाहिए। फाइन, क्या बात है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या?
वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है। स्ट्रॉन्ग होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, वीक है तो कंडक्टेंस कम होगा। पहली बात समझ में आ गई। आप जो नमक डाल रहे हो, जो KCl डालोगे, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालोगे ना, उसके नेचर की बात है। सॉल्यूट का नेचर अगर स्ट्रॉन्ग होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स बनेंगे और वो टोटली मूव करेंगे पानी के अंदर। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है साइज ऑफ द रिजल्टिंग आयंस। आपने जब आयंस बनाए, पानी में डाल दिया, तब उसकी साइज़ कितनी है वो डिपेंड करेगी। अगर छोटा सा आयन है ना तो भाग भाग करेगा, हाइड्रोजन आयन जैसा होगा तो वो जल्दी जल्दी से टेढ़ा मेढ़ा होकर के भागेगा। बट अगर आपके पास लार्ज केटायन या आयन है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास फॉस्फेट आयन है, फाइन, फॉस्फेट आयन आप सबको पता है PO4 3- होगा। इट इज़ एक्चुअली ह्यूज आयन। ये इधर उधर भागने की टेंडेंसी शो नहीं करेगा, वो जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे पड़ाएगा या फिर थोड़ा सा दाएं बाएं घूमेगा। तो ये बात कर रहे हैं हम साइज ऑफ द एक्चुअल केटायन और एनायन। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अ सॉल्वेशन एनर्जी, मतलब सॉल्वेंट किसका है, सॉल्वेंट क्या है वो भी डिसाइड करेगा कि कंडक्टिविटी कितनी होगी। पानी में ज़्यादा होगी, बेंजीन या अल्कोहल ले लो तो कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने ज़्यादा सॉल्यूशन बना दिया है तो कंडक्टिविटी कुछ और होगी, कम सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सॉल्ट कुछ कम अमाउंट में डाला हुआ है तो कंडक्टिविटी कुछ और होगी। वो हम समझेंगे कि कौन से केस में क्या देखने को मिल रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इट अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर विल ऑल्सो डिसाइड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। If we are going into further details, we should put the temperature as high as the possible, because as we increasing the temperature, the dissociation will be happens and the more number of cation and anion will be generated, so the conductivity of the solution will be higher as compared to the previous case. Fine. तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमको देखने होंगे। हम वन बाय वन हर एक को समझते हैं, ये पैरामीटर समझ लो वही काफ़ी है। देखो हम क्या करेंगे, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, उसके साथ हम अटैच कर देंगे कंडक्टिविटी मीटर। यहाँ पे हम करंट पास करके देखेंगे कि कितना करंट पास हो पा रहा है। ये जो मार्कर जैसा आपको अरेंजमेंट दिख रहा है वो हमारे पास कंडक्टिविटी मीटर होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना कंडक्टेंस होगा। अगर आपको लैब में करना है तो विल्सन ब्रिज आपको चाहिए होगा। विल्सन ब्रिज अवेलेबल हो तो आप लैब में चेक कर सकते हो कि आपका कितना करंट पास हुआ है, कैसे हुआ है वगैरह, है ना। ये सॉल्यूशन को डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमारे पास वायर वगैरह होंगे तो हम कर देंगे। देखो पॉइंट समझना, यहाँ पे पॉइंट क्या है। प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास अगर कोई मेटालिक वायर हो और उसका करंट मुझको पास करना है या फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं करंट या रेजिस्टेंस डायरेक्टली विल्सन ब्रिज से करंट या रेजिस्टेंस माप सकता हूँ। सॉरी, हम बात कर रहे थे विल्सन ब्रिज की हेल्प से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, बट जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तब ये पॉसिबल नहीं है। विल्सन ब्रिज हमें हेल्प कब करेगा, जब आपके पास कोई वायर हो या फिर डायरेक्टली जिसको सर्किट में जोड़ पाओ उसको। मैं आपको एक जरा सा विल्सन ब्रिज दिखा देता हूँ, जस्ट मुझे 2 सेकंड दे दो। हम समझाते हैं कि विल्सन ब्रिज दिखता कैसे, आपको प्रैक्टिकल भी उसका फिजिक्स में करना होगा, बट प्रॉपरली पता हो तो अच्छा है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। चलो तो अब यहाँ पे सही है, आपके सामने जो इमेज दिख रही है ना वो विल्सन ब्रिज का अरेंजमेंट है। आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, बट ये देखो ये हमारे पास सर्किट का डायग्राम जो आप बुक में देख रहे हो वो वाला डायग्राम है। अब समझना, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ कि वो कैसे दिख रहा है। देखो कुछ ऐसा, अगर आप इस इमेज को गौर से देखोगे तो आपको वहाँ पे अरेंजमेंट समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रख दिया, आपको ये समझ में आएंगे, दर्शन सर समझाएंगे आपको कि इसमें ये अलग अलग कलर कोडिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कितने ओहम का है वो आप ये कलर के स्ट्रिप देख करके बता सकते हो। तो देखो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे रख दिया, तीसरा हमने अननोन यहाँ पे रखा होगा, और ये हमारे पास मूवेबल होता है कि चेंज होगा। फिर यहाँ पे हम एक मीटर रखते हैं जिससे हमें पता लग पाए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है या नहीं। इसमें क्या करना होता है, ज़ीरो रीडिंग सेट करना होता है। फाइन, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को बैलेंस करके ज़ीरो रीडिंग सेट करेंगे, और ऑब्वियसली जो पीछे आपको दिख रहा है वो बैटरी होगा। तो ये हमने क्या समझाया, जो सर्किट थी उसके बेसिस पे यहाँ पे अरेंजमेंट समझाया, बट प्रैक्टिकली आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हम अपनी जब फिजिक्स लैब में जाएंगे, स्कूल की फिजिक्स लैब में, तब हमको ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। लेट मी शो यू, या ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये अरेंजमेंट आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ये डिब्बे जैसा दिख रहा है आपको, वो अलग अलग रेजिस्टर होंगे। यहाँ पे हमने मीटर रखा हुआ है, और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे पूरी स्ट्रिप के ऊपर घुमा करके कि कहाँ पे ये ज़ीरो रीडिंग आ रहा है।
घूम फिर के ये कुछ अरेंजमेंट था जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि आपके पास कैसा अरेंजमेंट होगा। अगर आप फ्री हो तो फिर देख लेना, यूट्यूब में इसके वीडियो वगैरह देखने को मिलेंगे कि व्हीलस्टोन ब्रिज प्रॉपरली वर्क कैसे कर रहा है, या फिर दर्शन सर से पूछना, वो आपको पूरा ही एक्सपेरिमेंट करके दे देंगे। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे ये कि आपके पास अगर कोई सॉलिड मटेरियल हो तो कोई आपको इश्यू नहीं है। सॉलिड मटेरियल के केस में आप डायरेक्टली कर सकते हो व्हीलस्टोन ब्रिज से। बट अगर आपके पास ये सॉल्यूशन हो तो ऐसे सॉल्यूशन में कोई मतलब नहीं बनता कि आप व्हीलस्टोन ब्रिज वगैरह का यूज़ करो। व्हीलस्टोन ब्रिज वहाँ पे फालतू का कहलाएगा, कोई उसमें हेल्प मिलेगी नहीं आपको। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेज़र करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए एक सेल बनाया जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये कंडक्टिविटी सेल में होगा कुछ नहीं, पुरानी बातें हैं। हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे, उस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको L अज्यूम करो, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको A समझ लो। हमने यहाँ पे एक बॉटल जैसा ले लिया, एक ग्लास की ट्यूब ले ली, उसको करंट के साथ अटैच कर दिया, वायरिंग कर दी, और उस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम यहाँ पे सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे। ये सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा वो हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। यहाँ पे R का फॉर्मूला हमको पता है, रो इंटू L/A। हमें G स्टार का फॉर्मूला यहाँ पे नया दिखाना होगा। G स्टार इज अ सेल कॉन्स्टेंट गिवन बाय L/A। G स्टार जो है आपका वो सेल कॉन्स्टेंट होगा, डिपेंड करेगा इसकी लेंथ और इसका एरिया के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो सामने, उसकी लेंथ कितनी है और एरिया कितना है, उससे G स्टार मिलेगा। इट इज़ अ सेल कॉन्स्टेंट, उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, L/A, लेंथ डिवाइड बाई एरिया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफिकल्ट। आप इसको पेन पेपर लेकर के नहीं मेज़र कर सकते, आप स्केल वगैरह लेकर के मेज़र नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्री होती है वही आपको वैल्यू दे देगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, G स्टार की वैल्यू। अगेन देखो हम क्या करेंगे, R का जो फॉर्मूला था उसको वापस से एक बार याद करते हैं। हमारे R का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, इट इज़ एक्चुअली रो इंटू L/A। हमने जो R का फॉर्मूला देखा था वो क्या था, रो इंटू L/A इज ऑल्सो इक्वल टू L डिवाइड बाई कप्पा इंटू A। अब जो रो की वैल्यू है, 1/रो की वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगा, कप्पा। तो रो की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/कप्पा। तो हमने लिख दिया। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बना हुआ है वो क्या है, L/कप्पा A। अब इसको ध्यान रखना, इसके बेसिस पे हम पूरे कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो देखो आपको एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपको कुछ सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी दी है। इसमें समझना क्या है, देखो एक ही सीधी सी बात, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा। समझिए, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, कंडक्टिविटी सबकी डिफरेंट है, बट लेट मी मेक इट करेक्ट। यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी आपको दिख रही है, सॉरी इट इज़ नॉट अ मोलर, हियर वी हैव अ मोलारिटी। ओके फाइन, आप कंडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लो, मोलारिटी ले लो, डजेंट मैटर एट ऑल, हम यही लेते हैं। 1 के सामने मुझे वैल्यू कितना मिला, 0.1। फाइन, अब फिर 0.1 के सामने मुझे वैल्यू कितना मिला, 0.0129। 0.01 के सामने 0.00141। तो एक कंक्लूजन क्या निकलेगा, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन है उतना करंट अच्छे से पास हो रहा है। बात सीधी सादी है, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सॉरी, उतना कंडक्टेंस, वो मोलर कंडक्टिविटी के सेंस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो मैं सही बोल रहा था, कोई गलती नहीं है। ये वैल्यू है बढ़ रही है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट जो आपकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। इट शुड बी रिमेंबर एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन। JEE नीट वाले या फिर बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, बट मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस एज वी आर लोअरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। इट शुड बी रिमेंबर, ये आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या वेरिएशन हो रहा है। हम इसको समझेंगे भी सही कि ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, एक कम क्यों, एक ज़्यादा क्यों। कंडक्टिविटी हमको KCL का सॉल्यूशन का दिया हुआ है। हमने देखा कि तीनों की वैल्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो G स्टार आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, L/A इज इक्वल टू R इंटू कप्पा। जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, G स्टार इज गिवन बाई L/A इज ऑल्सो कैन बी गिवन एज दी R इंटू कप्पा। अब समझिए बात को यहाँ से। अब ये कंडक्टिविटी सेल था, उसको आप डायरेक्टली व्हीलस्टोन ब्रिज में अटैच कर सकते हो।
देखो पानी को पहले डायरेक्टली नहीं डाला जाता था, बट विल्सन ब्रिज में अब आप डायरेक्टली कंडक्टिविटी सेल को रख सकते हो और आपको उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे जो R2 है ना, वो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है। यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, एक्चुअल में कंडक्टिविटी सेल रखा होगा, तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखो ये रहा, आपको दिखाया गया था कि यहाँ पे जो ब्रिज था वो यहाँ पे रख दोगे, काम आपका बन जाएगा। और ये O आपके पास ऑक्सीलेटिंग करंट के लिए दिया हुआ है। R1 हमारे पास वेरिएबल होता है, R3 और R4 हमारे पास एक्चुअल में वो सेम क्वांटिटी के होते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 वोल्ट डिवाइड बाई R3। फिजिक्स में आप इसको डिटेल में समझोगे, बट मैं अभी मेरा जितना काम बन रहा है उतना समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है, समझिए। जो आपके सामने वाले रेजिस्टेंस होंगे ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा दूसरे दो सामने वाले रेजिस्टेंस के जितना। नहीं समझे? एनीवे समझाता हूँ। देखो मैं R1 को ले लूँ और R4 से मल्टीप्लाई करूँ। मैंने क्या किया, R1 इंटू R4, तो ये दोनों सामने वाले रेजिस्टेंस हो गए। उसी तरह से R2 और R3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। कहने का मतलब क्या, सॉरी, R1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3। बस इतना सा सीधा सा बात है। इसमें देखो 3 आपके पास रेजिस्टेंस तो पहले से अवेलेबल है, 3 की वैल्यू हमें पता है, 4th की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ जो 4th है वो कौन सा है, R2 की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी होगी। R2 की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। अब ये कंडक्टिविटी से हेल्प क्या मिलेगी, इससे हम पानी का कंडक्टेंस शो करते हैं। कंडक्टिविटी मीटर जो हमने जनरेट किए हुए हैं, ये कंडक्टिविटी मीटर कोई भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस आराम से फाइंड करके दे देंगे। अब देखो समझते हैं मेजरमेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी। हम यहाँ पे कप्पा की वैल्यू फाइंड करेंगे G* बाय R से। सेल कॉन्स्टेंट हमें जो कंपनी से मिल जाएगा G*, ये कंपनी वाले प्रोवाइड करवाते हैं, डिवाइड बाय R करोगे, यू विल गेट दी कंडक्टिविटी ऑब्जर्वेशंस। फाइन, चलो तो ये उसका अरेंजमेंट था कंडक्टिविटी वायर, और किसी की हमने मेज़र की है। तो देखो यहाँ पे जितने आयंस होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी होगी। आयंस के ऊपर डिपेंड करता है पूरा कंडक्टिविटी। तो H+ और Cl- इन सब के कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी दिखाई है। एक भी मैथमेटिकल नंबर याद मत रखना, हमको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या था। अब देखो यहाँ तक का जितना सिनेरियो था ना, वो सब सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिए। यहाँ तक का जितना भी हमने समझा था वो सब सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा मोलर कंडक्टिविटी के सेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस उसके बेसिस पे आते हैं, तो उसमें प्रेजेंट रहना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे रखते हैं इतना, जितना करवाया हुआ उतना पढ़ लेना, काफ़ी होगा।